लेट्स स्टार्ट द सेशन फॉर द डे। और आज का जो हमारा टॉपिक है एंड दैट इज़ ऑल अबाउट असेसमेंट। तो स्टार्ट करेंगे आज के टॉपिक के बारे में एंड दिस टॉपिक इज़ ऑल अबाउट असेसमेंट। तो व्हाट इज़ एग्जैक्टली असेसमेंट एंड असेसमेंट के बहुत सारे टाइप्स। सबसे पहली चीज़ तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको। सो वी हैव कवर्ड टू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। द फर्स्ट वन इज़ द जीएसटी इंट्रोडक्शन and that has been covered, and the second one is all about GST registration जो वो भी cover हो गया है, and this is the next one and that is assessment के बाद I'll be starting with the next one and that will be all about GST audit. So let's start this topic will again run into different sessions. It will be covered up in 7 to 8 sessions. तो 7 to 8 sessions के अंदर आप ये topic को समझ जाओगे। Secondly, what is the weightage of this topic? Very frankly, you can expect sums. You can expect sums here. Interest के sums आ सकते हैं and theoretical के लिए ये ज़्यादा important है. So you can expect like 4 marks something like from this topic. Professional level के अंदर अगर आप CA या CS या CME की exams दे रहे हो, definitely this topic is important because they can ask you a theoretical question or they may ask you a practical sum also, and they have asked practical sums in the past also. So let's start this topic today. In the first slide of this topic, that is all about assessment. I'll be covering 2 important sections. This section won't be completed today in this first session. Today means the first session. In the next session, I'll be talking about grant of extension also. I'll be talking about the interest calculation also in case of excess, in case of refund वो आपको समझ में आएगा, and the release of security, and then I'll be talking about the special assessment and all those things in the coming up lectures. So let's start this topic and that is all about assessment. 4 marks, very important. You have the bullet points on the board, you just have to note it down. I'll give you sufficient time to know the bullet points. So let's try to understand what is the topic all about. Assessment पे है ये topic 4 marks के लिए. See, सबसे पहले है section 59. As you know, I'm using the sections. Sections are most important because when you're writing the papers, it's very important for professional students, for students who are pursuing professional courses. Sections याद रखोगे, अच्छा impression देगा, but again not that necessary. But जहाँ पे important है, आप वहाँ पे please quote कीजिए. Okay, the first one for the day and that is all about self-assessment. असेसमेंट का मतलब है आप अपने असेसमेंट का मतलब है यू हैव टू पे द टैक्स, यू हैव टू कैलकुलेट द बेसिस ऑफ टैक्स एंड देन यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ और रिटर्न्स फाइल करके। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको सेक्शन 59 के थ्रू समझाऊंगा। सेक्शन 59 इज ऑल अबाउट सेल्फ असेसमेंट। इसका मतलब ये रहता है असेसमेंट यहाँ पे खुद टैक्स पेयर करेगा, ही विल डू द असेसमेंट बाय हिमसेल्फ, नॉट द प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर विल नॉट असेस। तो यूजली क्या होता है, जीएसटी का जो टैक्स है इट इज़ वेरी इजी। आप बिजनेस कर रहे हो, आपका जो टैक्स आता है आप उसे कैलकुलेट कीजिए और आप उसे रिपोर्ट कीजिए अथॉरिटीज़ को बाय फाइलिंग द रिटर्न्स। जो मेरा अपकमिंग लेक्चर रहेगा, कौन सा रिटर्न आपको फाइल करना है, रिटर्न्स के ड्यू डेट्स क्या है, कंपोजिशन स्कीम में ड्यू डेट्स क्या है। सो एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग इन द अपकमिंग लेक्चर्स। सो इफ़ एनीवन इज आस्किंग यू व्हाट इज ऑल अबाउट सेल्फ असेसमेंट, तो पहले चीज़ आपको बताना है सेल्फ असेसमेंट मतलब असेसमेंट जो खुद टैक्स पेयर करेगा। मतलब यहाँ पे असेसमेंट इज बाय द टैक्स पेयर हिमसेल्फ। तो व्हाट इज बेसिकली असेसमेंट, यू डूइंग द बिजनेस, सो यू विल कैलकुलेट द टैक्स, आपका कितना टैक्स आया है, एंड देन यू विल रिफ्लेक्ट वॉट एवर टैक्स यू नीड टू पे बाय फाइलिंग द रिटर्न। एक सिंपल शब्दों में मैं आपको बताना चाहूँगा, आप बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप गुड्स या सर्विसेज या दोनों बेच रहे हो, उस पर जो टैक्स आएगा आप उसको कैलकुलेट कीजिए उसके लॉ के हिसाब से, एज पर द लॉ, नॉट एज पर योर विम्स एंड फैंटेसीज। यू हैव टू कैलकुलेट एज पर द लॉ और कैलकुलेट करके आप सरकार को रिफ्लेक्ट कर दो, आप सरकार को बता दो रिटर्न्स फाइल करके। देयर आर मेनी पीरियोडिकल रिटर्न्स। सो दिस इज सेल्फ असेसमेंट। ये आपको खुद को करना है, ये प्रॉपर ऑफिसर नहीं करेगा। कि जीएसटी में जो ऑफिसर्स है, जो भी है, एडिशनल कमिश्नर हो या कमिश्नर हो, एनीवन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वन ऑफ दीज, यू हैव टू मेक इट वेरी सिंपल। सेल्फ असेसमेंट मतलब ये आपको खुद को करना है, प्रॉपर ऑफिसर विल नॉट बी देयर। और आपको क्या करना है, आपको टैक्स निकालना है लॉ के हिसाब से और उसका जो कैलकुलेशन है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को बताना है। और कैसे आप बताओगे सर, रिटर्न्स फाइल करके। देयर आर मेनी रिटर्न्स, मैं आपको बताऊंगा अगर आप ये हो तो आपके लिए कौन सा रिटर्न है, आप कंपोजिशन स्कीम हो तो आपके लिए कौन सा रिटर्न है। सो देयर आर मेनी रिटर्न्स। सो दैट इज ऑल अबाउट सेल्फ असेसमेंट। आई जस्ट रीड इट वंस। असेसमेंट विद द टैक्स पेयर हिमसेल्फ, not assessed by the proper officer. Every registered person will be required to assess the tax in accordance with the law and report the basis of his calculation to the tax administrations by filing the periodical return. जो वही चीज़ें मैंने आपको समझाया।
दिस इज सेल्फ असेसमेंट एंड दिस इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। तो ये यूजुअली आपको खुद को करना है, प्रॉपर ऑफिसर का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। हाँ, स्क्रूटिनी इज अ डिफरेंट केस, सो डोंट गेट इन्वॉल्व इनटू ऑल सच स्टफ। अब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है, सर स्क्रूटिनी क्या है फिर वो मैं आपको बताऊंगा जब नोटिस आए एंड मेनी थिंग्स। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। लेट्स स्टिक टू अ पर्टिकुलर सेक्शन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली विद द हेल्प ऑफ द बेयर एक्ट, विद द हेल्प ऑफ द नोटिफिकेशंस अलाइड टू इट, एंड लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट सेक्शन। तो ये आप समझ चुके हो सेल्फ असेसमेंट। नाउ नेक्स्ट वन एंड दैट इज ऑल अबाउट प्रोविजनल असेसमेंट। एंड नाउ दैट्स द इंपॉर्टेंट वन। इस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो दे आर यूजुअली आस्किंग क्वेश्चंस फॉर प्रोविजनल असेसमेंट फॉर सेक्शन 60। सेक्शन 60 इज ऑल अबाउट प्रोविजनल असेसमेंट। इस पे बहुत सारे बाहर पूछा गया है क्वेश्चंस, इस पे इंटरेस्ट के सम्स भी आते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोविजनल असेसमेंट। उसका रिस्पेक्टिव सेक्शन है सेक्शन 60। देखिए, प्रोविजनल असेसमेंट कब आता है? जब आपको डिफ़िकल्टी हो रही है क्या निकालने में, वैल्यू निकालने में। जब आपको डिफ़िकल्टी हो रही है रेट में, रेट ऑफ टैक्स जो हम निकालते हैं, तो इन दो केसेस में आप टैक्स पे कर सकते हो प्रोविजनल बेसिस पे, और सिर्फ ये दो ही केसेस में आप प्रोविजनल असेसमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी कोई भी केस में आपको प्रोविजनल असेसमेंट नहीं मिलेगा। टाइम ऑफ सप्लाई में सॉरी, सप्लाई ऑफ गुड्स में सॉरी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में सॉरी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सब मैंने रीड किया हो, अभी मैं इसको एलैबोरेट करूंगा। आई विल बी एलैबोरेटिंग इट, आई विल बी एनहांसिंग इट इन माय ओन वर्ड्स, आई विल बी गिविंग द एक्सप्लेनेशन इन अ वेरी लुकेट लैंग्वेज सो दैट एवरीवन इज गेटिंग द आइडिया अबाउट सेक्शन 60। देखिए, मैं जैसे आपको बताया कि आपको खुद को टैक्स निकालना है और आपको सरकार को बताना है, बट आपको उसमें डिफिकल्टी हो रही है, आप वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम आ रही है। आप ऑब्वियसली देखिए, अगर आप टैक्स पे करोगे, कॉमन सेंस यूज करो, आप टैक्स एक वैल्यू पे करोगे, देयर विल बी सम वैल्यू। तो वैल्यू निकालने में डिफिकल्टी हो रही है। जैसे कि एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ। आपको कंफ्यूजन है ये ऐड करना चाहिए कि डिलीट करना चाहिए ये टर्म, या आपको कंफ्यूजन है ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर, या सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिससे आपको लग रहा है कि ये वैल्यू बराबर नहीं है। मतलब वैल्यू निकालने में अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है, मैंने आपको बताया आपको खुद को सेल्फ असेसमेंट करना है, बट आप बैठे हो, फाइल लेके बैठे हो और आपको डिफिकल्टी हो रही है, आप नहीं निकाल पा रहे हो वैल्यू। अब आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है ना। व्हाट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू? लेट मी कंप्लीट दिस टॉपिक। आई विल बी टॉकिंग अबाउट वैल्यू, टाइम एंड प्लेस। अब मैं वैल्यू पे चला जाऊंगा तो 15 मिनट्स वहाँ पे निकल जाएंगे। तो इतना ही याद रखिए, देखिए कोई भी टैक्स एक वैल्यू पे किया जाता है, तो आपको वैल्यू निकालने में डिफिकल्टी हो रही है, या आपको रेट ऑफ टैक्स में डिफिकल्टी है, कोई नोटिफिकेशन है, कोई एग्जेम्पशन है, या कौन से वो गुड्स के क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम है कि ये कैटेगरी में डालू कि वो तो उससे रेट चेंज होगा। मतलब आपको टैक्स निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है, या तो वैल्यू निकालने में, या तो टैक्स निकालने में, या तो दोनों निकालने में। और ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, आपको जो लगता है टैक्स आना चाहिए, आप प्रोविजनल बेसिस पे कर सकते हो। प्रोविजनल, ये सुना जाता ना, ये एडमिशन में भी होता है। आप ये हमारे जब व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय मास्टर्स इन लॉ, सो दैट टाइम इट वाज देयर लाइक देयर वर सम स्टूडेंट्स हु यूज्ड टू गेट केटीज एंड ऑल। तो दे वर लाइक स्कैर्ड कि यार केटी कैसे आ गया, हमारा पेपर तो अच्छा गया था। तो वो एक एप्लीकेशन देते हैं कि भाई हम प्रोविजनल बेसिस पे एडमिशन ले लेते हैं, रिवैल्यूएशन में देंगे, अगर केटी फिर से वही आता है, रेक्टिफाई नहीं होता है, केटी ही आता है फिर से, तो फिर हम एडमिशन कैंसिल कर देंगे। बट दे डोंट वांट टू वेस्ट अ ईयर बिकॉज दे आर डैम कॉन्फिडेंट कि भाई पेपर अच्छा गया था, मे बी इवैल्यूएशन में प्रॉब्लम हुआ है, मे बी एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडरेशन के अंदर प्रॉब्लम हुआ है, जो भी रिस्पेक्टिव चेकिंग पैटर्न में कुछ एरर हो गया है, टेक्निकल एरर हो गया है, अरिथमेटिकल एरर हो गया, पोस्टिंग एरर हो गया है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गया है। उनको ऐसा लग रहा है कि पेपर अच्छा था बट कुछ गलती हो गई होगी यूनिवर्सिटी के साइड से, तो हम क्यों हमारा 1 साल का रस्ट, बिकॉज आप देखेंगे वो स्पैम जो रहता है ना एडमिशन का, एक लिमिटेड पीरियड के लिए चालू रहता है। अब आप रिवैल्यूएशन में दोगे और फिर वो 6 महीने बाद में आएगा और आप पास निकले, आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज बोलेगी अरे भाई अभी क्यों आ रहे हो, अब तो खत्म हो गया अगले साल का एडमिशन, अब बैठिए 6 महीने घर में। तो व्हाट दे बेसिकली डू, दे डू द एडमिशन ऑन प्रोविजनल बेसिस। दे गिव एन अंडरटेकिंग कि भाई हम लोग एडमिशन लेते हैं, वी आर डिक्लेयर्ड फेल, हमारे पास इतने केटीज है, हम आगे नहीं जा सकते हैं, बट हम रिवैल्यूएशन में दे रहे हैं, और रिवैल्यूएशन का जो भी डिसीजन आएगा हम उसे सर आंखों पे समझेंगे, बाइंडिंग समझेंगे, और अगर हम फेल है तो हमारा एडमिशन कैंसिल कर देना। सो दैट्स नॉट अ बिग डील, बट यू विल बी सेफ देयर।
तो वही कंसेप्ट टैक्स में भी है। आप एक टैक्स पेयर हो और आपको यहाँ पे आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपको डिफिकल्टी हो रही है वैल्यू निकालने में, या तो आपको डिफिकल्टी हो रही है रेट में, या तो आपको डिफिकल्टी हो रही है दोनों में, टैक्स वैल्यू में भी और रेट में भी, तो आप इस सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। मेक इट वेरी इजी, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो प्रोविजनल असेसमेंट का ये जो टूल है, ये जो मैकेनिज्म है, ये जो बेनिफिट है, ये आपको दो ही चीजों में मिलेगा। दैट्स अगेन एंड अगेन आई एम एलैबोरेटिंग, आई एम एनहांसिंग द सेम पॉइंट्स, आई एम रिपीटिंग द सेम पॉइंट्स, एंड द रीजन इज वेरी सिंपल। वैल्यू में या तो रेट में प्रॉब्लम है, देन ओनली यू कैन यूज दिस सेक्शन, एंड दैट इज सेक्शन 60। टाइम ऑफ सप्लाई में प्रॉब्लम है, सॉरी। सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, सॉरी, उसमें आपको प्रोविजनल असेसमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दो ही, वैल्यू में होना चाहिए या तो रेट में होना चाहिए, तो दोनों में होना चाहिए। एक भी चलेगा, या तो वैल्यू या तो रेट या तो दोनों। यू कैन गो फॉर प्रोविजनल असेसमेंट। आपको जो लगता है आपके हिसाब से टैक्स आना चाहिए, आप पे कर दीजिए। आपकी फाइल गई है प्रॉपर ऑफिसर के पास, वो उसको एग्जामिन करेंगे और उसके बाद में उनको लगता है कि नहीं भाई आप जो कह रहे हैं वो कम कह रहे हैं, ज़्यादा पे करना है तो बाकी का पे कर दीजिए, या उनको लगता है आपने ज़्यादा पे कर दिया, कम होना चाहिए था, तो वो आपको रिफंड दे देंगे। नॉट अ बिग डील। सो दैट इज ऑल अबाउट प्रोविजनल असेसमेंट। आप अपनी साइड से क्लियर रखिए अपने फाइल को। आपको जो लग रहा है, आपकी कैलकुलेशन, आपके बेसिस ऑफ कैलकुलेशन में आप यहाँ पे ये सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज यू कैन नॉट जस्ट एस्केप के वैल्यू में प्रॉब्लम था और रेट में प्रॉब्लम था तो मैं नहीं फाइल करूंगा, रिटर्न्स में नहीं करूंगा टैक्स पे। यू कैन यूज दिस सेक्शन if you're damn confident about your value, if you're damn confident about your calculation, if you're damn confident with your provision, if you're damn confident with your interpretation, if you're damn confident with your matter, with your issue, you can always use this section. Provisional assessment safe side पे रहिए भाई, और ये सिर्फ दो केसेस में मिलेगा। So there are many times, like they have asked in a paper, time of supply में प्रॉब्लम है, प्रोविजनल असेसमेंट यूज कर सकते हैं, नहीं। सप्लाई ऑफ गुड्स में प्रॉब्लम है, प्रोविजनल असेसमेंट कर सकते हैं, नहीं। CGST, SGST, IGST आएगा, कौन सा टैक्स आएगा, प्रोविजनल असेसमेंट यूज कर सकते हैं, नहीं। Only two cases. And try to understand why I'm again repeating it, because it can be a fantastic way of scoring full 4 marks. And if you see the probability of this question, you see the past papers of CA, CS and CMA, I can assure you, आप देखिए, अब GST जब से आया है 17-18 से, जो एग्जामिनेशंस पैटर्न में आ गया है, 3-4 times they have asked this thing. या तो इंटरेस्ट पूछते हैं, या तो केस लॉ पूछते हैं, या तो डायरेक्ट प्रोविजन ही पूछ लेते हैं। Because many students are not having clarity of this section, and many students don't find it important also. Like यार अभी GST है, टाइम पढ़ो, वैल्यू पढ़ो, प्लेस पढ़ो, सेटअप पढ़ो, और उसके बाद में एग्जाम्शन पढ़ के जाओ, और पेमेंट ऑफ टैक्स पढ़ के जाओ, और रिटर्न पढ़ के जाओ। ये सब टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स अ वेरी लॉन्ग थिंग। यू कैन नॉट इग्नोर दिस टॉपिक्स। अकाउंट्स, पेनल्टीज, सर्च एंड सीजर्स, ऑडिट्स, एंड दिस वन assessment. You cannot think of escaping from this topic because these are important. And professional exams, the examiner knows कि आप इसको escape करोगे, क्योंकि ये क्या पका हुआ है सर। So you need to have a general idea of this topic. Even if you understand something, you will be in a position to write something and you will get marks for it. Okay, so procedure क्या है? Now that's more important. प्रोविजनल असेसमेंट में आप रिक्वेस्ट दोगे, रजिस्टर्ड पर्सन ही विल मेक अ रिक्वेस्ट विल बी इन राइटिंग, एंड रिक्वेस्ट विल बी गिवन टू द प्रॉपर ऑफिसर एंड स्टेटिंग द रीजंस के सेल्फ असेसमेंट नहीं हो सकता है, इसीलिए मैं टैक्स प्रोविजनल बेसिस पे कर रहा हूँ। पता नहीं ये 2 बार पेपर में पूछा है कि क्या प्रॉपर ऑफिसर प्रोविजनल असेसमेंट का एप्लीकेशन मतलब वो सो मोटो कर सकता है? नहीं भाई, प्रोविजनल असेसमेंट की आपको नीड है, प्रोविजनल असेसमेंट आपको अभी रिक्वायरमेंट है। यू रजिस्टर्ड पर्सन, यू विल मेक एन एप्लीकेशन, एंड यू विल मेक एन एप्लीकेशन इन राइटिंग, एंड यू विल मेक एन एप्लीकेशन स्टेटिंग द रीजंस कि क्यों मैं सेल्फ असेसमेंट यूज नहीं कर सकता और मैं प्रोविजनल बेसिस पे यहाँ पे टैक्स पे करने वाला हूँ, एंड दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। और उसके बाद में प्रॉपर ऑफिसर को आपका एप्लीकेशन मिला, 90 डेज में ही विल पास एन ऑर्डर कि क्या आप जो प्रोविजनल बेसिस है उस पे टैक्स पे कर सकते हो कि नहीं कर सकते। So basically the proper officer will pass an order. आपने एप्लीकेशन दिया, आपने राइटिंग में एप्लीकेशन दिया, आपने रीजंस लिखा कि सेल्फ असेसमेंट नहीं हो सकता, मैं प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स पे करना चाहता हूँ, आपका काम हो गया। प्रॉपर ऑफिसर 90 दिन के अंदर, 90 डेज के अंदर यहाँ पे आपको ऑर्डर देगा कि क्या आप प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स पे कर सकते हो।
बट आपको वहाँ पे बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये दे गिविंग यू सम बेनिफिट, और अब वही ना एडमिशन का हो गया ना भाई, फिर फेल हो गए तो बोलेंगे नहीं 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 आपकी गलती है, ये है वो है, प्रॉब्लम होगा. मेरा एग्जाम्पल याद रखिए यूनिवर्सिटी के केस के अंदर, जहाँ पे आप फेल हो, केटी है आपके पास बट यूनिवर्सिटी आपको बेनिफिट दे रहा है, यू नीड टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड. आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, और वो बॉन्ड में क्या है वो मैं आगे बात करूँगा. और आपको उसके साथ में सिक्योरिटी या श्योरिटी फर्निश करनी पड़ेगी, तो जो टैक्स का जो बैलेंस अमाउंट है उसके लिए. आप बोल रहे हो इतना है, सरकार बोल रही है इतना है, वो डिफरेंस जो आ रहा है, आप बोल रहे हो इतना है और वो लॉ के हिसाब से या वो जो प्रोविजन के हिसाब से इतना आ रहा है, तो वो जो डिफरेंस है उस डिफरेंस पे आपको श्योरिटी या सिक्योरिटी फर्निश करनी पड़ेगी. सो बेसिकली द प्रॉपर ऑफिसर विल फर्निश एन ऑर्डर. आपका एप्लीकेशन क्या, ही विल फर्निश एन ऑर्डर 90 दिन के अंदर, बट यू हैव टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड एंड यू हैव टू ऑल्सो फर्निश अ सिक्योरिटी और द श्योरिटी, जो भी डिफरेंस है टैक्स अमाउंट का. दैट्स वेरी सिंपल. और देखिए हर बार प्रोविजनल असेसमेंट का एप्लीकेशन आप दोगे, प्रॉपर ऑफिसर कभी नहीं करेगा. प्रॉपर ऑफिसर आपको फोन करके नहीं बोलेगा सुन भाई तू टैक्स पे कर देना प्रोविजनल बेसिस पे, क्यों टेन. नहीं, यू विल मेक एन एप्लीकेशन बिकॉज यू आर इन नीड ऑफ दिस सेक्शन. So this is very important. 2-3 times in papers they have asked this thing. Can a provisional or assessment thing can be taken care of by the proper officer on its own? The answer is no. It is your need. It is your requirement. आप हर बार written application दोगे, written request करोगे, registered person जो tax person है यार का, he will make an application for provisional assessment. So moto, proper officer will never come in the picture. He will never make an application for you. He will not take action on its own motion, so that you know he's helping you. No, you will make an application. You will state the reasons and you will tell them why self-assessment is not required and why you're paying on provisional tax basis. You will tell them the basis why. और उसके बाद में proper officer may issue a notice. Proper officer है जो आपको notice issue करेगा. May, not necessary, may issue notice. या तो आपको in person बुलाएगा, या तो आपको बोलेगा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स दो, ये डॉक्यूमेंट्स में मैं जस्टिफाइड नहीं हूँ कि मैं आपको प्रोविजनल बेसिस पे बोलूँ कि आप टैक्स पे कर दो. ही मे इशू अ नोटिस एंड ही मे कॉल यू इन पर्सन, आ जाओ. या तो ही मे टेल यू कि भाई आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स दो, इन्फॉर्मेशन दो, हमें और चाहिए डॉक्यूमेंट्स, ताकि हम सोचे कि आपको प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स पे करना दिया जाए कि नहीं किया जाए. सो ही मे कॉल यू इन पर्सन और ही मे टेल यू टू फर्निश मोर इन्फॉर्मेशन. एंड देन द लॉ सेज you need to reply. So if he's giving you a notice, if he's calling you in person, if he's asking for more information, you need to reply. You cannot have such attitude, you know, why should I reply? That's the wrong way. You need to reply. और उसके बाद में आपने रिप्लाई दिया, if is justified, he will accept it. आपका प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स पे कर दीजिए. अगर उसने रिजेक्ट किया, he will record the reasons in writing. So when he gives you a notice and when he is asking for more information or he's calling you in person, whatever the case may be, you need to give a reply. And if you're replying, if he's satisfied, absolutely fine. आपका हो गया प्रोविजनल बेसिस पे. और अगर रिजेक्ट हो गया, as the case may be, he may record the reasons in writing. क्यों रिजेक्ट किया आपका प्रोविजनल बेसिस पे. और उसके बाद में वो ऑर्डर पास करेगा, और ऑर्डर में उसको वो वैल्यू या तो वो रेट, वो दो जिसमें प्रॉब्लम था, वैल्यू में प्रॉब्लम था या रेट में प्रॉब्लम था, तो वो लिखना पड़ेगा वो क्या वैल्यू और रेट में प्रॉब्लम जिस पे अपने प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स मांगा है. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, ही विल पास एन ऑर्डर. और वो जो ऑर्डर पास करेगा, जो वैल्यू में, समझिए वैल्यू में गड़बड़ थी, तो वो क्या वैल्यू का गड़बड़ थी वो जो है वो ऑर्डर में उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जिस पे आपने प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स पे किया, या टैक्स के रेट में प्रॉब्लम था तो वो भी उसको ऑर्डर में स्पेसिफाई करना पड़ेगा. या दोनों में प्रॉब्लम था, वैल्यू में भी आपको रेट में भी, तो दोनों उसको मेंशन करना पड़ेगा on which you have paid the taxes on provisional basis. So that order where he is allowing you to pay the taxes on provisional basis, that is not sufficient itself. It should also specify कि वो जो value का क्या है, he should mention that thing in the order. He should mention that rate. If that is and if both the things are difficult here to determine, to calculate, then both the things should be mentioned जिस पे आप provisional basis पे tax pay कर रहे हो. और आपको यहाँ पे जो bond है वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. अब ये बॉन्ड का है, जो उनको लग रहा है कि भाई ये CGST SGST एक्ट के हिसाब से आएगा, और जो आपको लग रहा है, तो उसके बीच में जो डिफरेंस है उसका आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. तो व्हाट आई वांट टू टेल यू, आपको लगता है कि इतना आना चाहिए जो भी अमाउंट है, वैल्यू या टैक्स,
और उनको लगता है कि फाइनली जो है ऐसे ये अमाउंट पे आना चाहिए, तो द डिपार्टमेंट थिंक्स लाइक दिस विल बी द वैल्यू और दिस विल बी द रेट। तो जो डिफरेंस है, आपका जो ये वैल्यू है, आपका जो रेट है, उनका ये जो वैल्यू है, उनका जो रेट है, उसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, ये कह रहे हैं 100 रुपया, आप कह रहे हो 80 रुपया, जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस पे आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है। सो बॉन्ड विल बी बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द CGST SGST एंड द अमाउंट विच इज प्रोविजनली असेस्ड। तो जो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाएगा इट विल बी बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी। तो बैंक के गारंटी के फॉर्म में वो बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाएगा। और वो जो सिक्योरिटी अमाउंट है इट शैल नॉट बी एक्सीडिंग 25% ऑफ द बॉन्ड। तो जो अपने बॉन्ड का अमाउंट है उसका 25% तक ही आप सिक्योरिटी फर्निश कर सकते हो। इट शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ बॉन्ड अमाउंट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द लास्ट पार्ट अगेन। तो ये जो बॉन्ड एग्जीक्यूट करने की बात हो रही है ना, ये बॉन्ड क्या वैल्यू करेगा? एक जो वैल्यू जो CGST SGST IGST जो उनको फाइनली लगता है कि ये आना चाहिए, और एक जो आप कह रहे हो, तो उनका जो वैल्यू है, आपका जो प्रोविजनल बेसिस वैल्यू है, उसके बीच में जो डिफरेंस है उसके बेसिस पे आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है। एंड इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी। और बॉन्ड के साथ में आपको सिक्योरिटी या श्योरिटी इशू करना है एंड दैट विल नॉट एक्सीड, जो भी बॉन्ड है उसका 25% तक आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस सेक्शन। अब मैं आपको बताऊंगा एडिशनल टाइम चाहिए तो मिल सकता है, कौन देगा एडिशनल टाइम। फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर समझिए फाइनल असेसमेंट में ज़्यादा आया तो क्या हुआ, कम हुआ तो क्या हुआ, और फिर रिलीज ऑफ सिक्योरिटी। सो वी हैव many sessions to complete this topic, but with this I complete the first session of assessment. That's all about sections 59. That's entirely about self assessment, and part of section 60 I haven't completed a section yet. I'll be completing in the next slide.